बच्चों, आज हम ऐसे रचनाकार की रचना को हृदयंगम करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी भव्य भावनाओं और कोमल कल्पनाओं के माध्यम से सहज सरस शब्दावली द्वारा पाठकों के हृदय तक पहुंचने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। ऐसे हिंदी और मैथिली के सशक्त हस्ताक्षर हैं श्री आर.सी. प्रसाद सिंह। श्री आर.सी. प्रसाद सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था, लेकिन साहित्य जगत में उन्होंने आर.सी. प्रसाद सिंह के नाम से रचनाएं की, साहित्य संवर्धन किया। श्री आर.सी. प्रसाद सिंह जी का जन्म बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिले के सरौत गांव में 19 अगस्त 1911 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण वातावरण में हुई। आर.सी. प्रसाद सिंह विद्यार्थी जीवन में ही काव्य सृजन करने लगे थे। इनकी लेखन शैली से प्रभावित होकर महान साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इन्हें युवक समाचार पत्र में अवसर प्रदान किया था। बेनीपुरी जी उन दिनों युवक के संपादक थे। 16 वर्ष की उम्र में इनकी कविता आम के पेड़ बालक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1927 में पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन इन्हें करना पड़ा। साथ साथ काव्य सृजन और अध्ययन भी एक साथ चलता रहा। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत खगड़िया के कोसी कॉलेज में 1948 में प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1951 में घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए श्री सिंह ने नौकरी छोड़कर गांव में आ जाना उचित समझा और यहीं पर साहित्य लेखन चलता रहा। सन 1956 में पुनश्च इलाहाबाद आकाशवाणी में इनकी नियुक्ति हो गई और वहाँ भी मात्र 1 वर्ष इन्होंने सेवा दी। सन 57 में श्री आर.सी. प्रसाद सिंह जी का स्थानांतरण लखनऊ आकाशवाणी में हो गया। वहाँ भी बहुत दिन तक नौकरी नहीं कर सके। 1958 में उन्होंने आकाशवाणी से त्याग पत्र दे दिया और पूर्ण रूप से साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। 15 नवंबर 1996 में पटना के कुर्जी अस्पताल में इनका निधन हो गया। श्री आर.सी. प्रसाद सिंह जी हिंदी और मैथिली के मूर्धन्य विद्वान थे और इन्होंने हिंदी और मैथिली में ही अपनी रचनाएं की हैं। हिंदी में इनका जो प्रकाशित साहित्य है काव्य संकलन में आज कल, दूसरा है कलापी और तीसरा है आरसी, चौथा संचयिता, पांचवा काव्य संग्रह है जीवन और यौवन, छठवां है नई दिशा, पांचजन्य और आठवां है सोने का झरना। श्री आर.सी. प्रसाद सिंह जी ने अपने जीवन काल में 4 प्रबंध काव्यों की रचना की। पहला है नंददास, दूसरा है संजीवनी और तीसरा है आरण्यक और चौथा है उदय। आप बहुत अच्छे गीतकार भी थे और आपका जो गीत संकलन है प्रेम के गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। कथा साहित्य जगत में भी आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। कहानी संकलन है पंच पल्लव, दूसरा है काल रात्रि, तीसरा है खोटा सिक्का और चौथा है ठंडी छाया, पांचवा है आंधी के पत्ते। इस तरह से अनेक कथा संकलन हिंदी संसार में प्रसाद जी ने दिया। आपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा साहित्य दिया है, जैसे चंदा मामा, चित्रों में लोरियाँ, राम कथा, कागज़ की नाव,
जादू की बंशी, कलम और बंदूक आदि अनेक ग्रंथ बालोपयोगी आपके द्वारा लिखे गए। समीक्षा के क्षेत्र में भी आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, जैसे कैवर, सुमति, युग और साहित्य। ये बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ है। मैथिली में इन्होंने 4 काव्य ग्रंथों का सृजन किया, जैसे माटिक दीप, दूसरा है पूजाक फूल और तीसरा है मेघदूत और चौथा है सूर्यमुखी। बहुत सारा साहित्य अभी भी प्रकाशनाधीन है। आपको सूर्यमुखी काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आरसी प्रसाद सिंह जी साहित्य के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से जागरूक एवं निर्भीक व्यक्ति थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। उनकी संवेदना गहरी व आध्यात्मवाद की ओर उन्मुख दिखाई देती है। इन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। जिस समय इन्होंने काव्य सृजन किया उस समय छायावाद अपने चरम पर था। हिंदी जगत में नव जागरण की चेतना तीव्र होती जा रही थी। इसी समय देश के राजनीतिक परिवेश में क्रांति के स्वर उभर कर सामने आने लगे थे। इन सभी का प्रभाव रचनाकार पर पड़ा। इनकी कविताओं में सामाजिक संवेदनाओं के स्वर इसीलिए बहुतायत से मुखरित हुए। स्वाभाविकता, चिंतन प्रधानता, सहज अनुभूतियों की निश्चल अभिव्यक्ति श्री सिंह के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनकी शैली मर्मस्पर्शी, चिंतन प्रधान व गंभीर है। व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने राजनीतिज्ञों पर कड़ा प्रहार किया है। हिंदी और मैथिली साहित्य में आपका स्थान सर्वोपरि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि सचमुच श्री आरसी प्रसाद सिंह एक मस्त कवि है। भाषा पर तो यह कवि सवारी करता है। अपनी भव्य भावनाओं और कोमल कल्पनाओं को अपनी सरल सरल शब्दावली द्वारा पाठक के हृदय तक पहुंचने में बहुत कुशल है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इनकी सुप्रसिद्ध रचना जीवन का झरना संकलित है। वास्तव में यह रचना जीवन में सुख दुख का सामना करते हुए भी अनवरत आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जीने के वास्तविक मर्म को समझते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देती है। गतिशीलता को अपने जीवन पथ के ध्येय के रूप में रख यह कविता जीवन को जड़ता से जीवंतता की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं इस कविता का प्रथम काव्यांश। यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल में उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, अपनी मस्ती में गाता है। इस काव्यांश में कवि ने एक रूपक बांधा है। जीवन निर्झर के समान है। यह जो जीवन है यह झरने की तरह है। मस्ती यानी आनंद इस झरने का जल है, इस झरने का पानी है। सुख और दुख दो किनारे हैं। मानव जीवन में सुख और दुख क्रमशः आते जाते रहते हैं। जीवन में कभी सुख आता है,
कभी दुख आता है, लेकिन मानव को इनसे घबराना नहीं चाहिए। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा है कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। आज जो अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। ये सुख और दुख रात दिन की तरह, सुख आता है दुख भी आएगा, दुख आया है सुख भी आएगा, रात हुई है सवेरा होगा। अतः व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। इस पद्यांश में कवि ने जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ने का संदेश दिया है। यह जीवन क्या है, जीवन को परिभाषित करते हुए कवि ने आगे बताया है कि यह जीवन एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। सुख और दुख जो रूपक बांधा है, यहाँ रूपक अलंकार है भी, और दुख सुख और दुख रूपी इसके दो किनारे हैं। निर्बाध गति से निरंतर यह जीवन रूपी झरना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कब पर्वत का हृदय चीर कर निकला, यह कब पर्वत का हृदय चीर कर निकला और कहाँ गया, किस घाटी से बहकर आया, किस समतल मैदान में पहुंचा, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह जीवन है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है, एक गति है, वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। बहुत ही आकर्षक ढंग से रचनाकार ने यहाँ जीवन को परिभाषित किया है। जीवन गतिशील होना चाहिए, जैसे हमारे सूक्त वाक्य हैं, चरैवेति चरैवेति प्रचलामः निरंतरम। आगे की ओर बढ़ते रहो बढ़ते रहो। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी महाकाव्य में कहा है कि इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इस तरह निरंतर व्यक्ति को गतिशील रहना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार, शब्द मैत्री, भाषा सहज सरल और प्रवाहमयी है। अब आइए कविता का दूसरा अंश हम लोग पढ़ते हैं। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मतमाता। अरे लहरें उठती हैं गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। कभी जीवन के मर्म को समझाते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देते हुए कहता है कि राह में आने वाली बाधाओं से लड़ता हुआ, मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, जीवन की यथार्थ स्थिति को परखते हुए, देखते हुए, समझते हुए सकारात्मक चिंतन के द्वारा मनुष्य को हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जाना चाहिए। जिस प्रकार लहरें अपनी मस्ती में आगे बढ़ती चली जाती हैं, जिस प्रकार लहरें अपनी मस्ती में आगे बढ़ती चली जाती हैं और नाविक किनारे पर खड़ा पछताता रहता है,
अपने उन्माद में वह झरने की तरह आगे बढ़ता जाता है। जिस दिन यह जीवन रूपी झरना रुक जाएगा, जिस दिन यह जीवन रूपी झरना रुक जाएगा, उस दिन उसकी गतिशीलता रुक जाएगी, उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा और संसार अपने बुरे वक्त की घड़ियां गिनने लगेगा। बाधा के रोड़ों से लड़ता रास्त कवि जो है यहाँ पर बहुत ही सटीक अभिव्यक्ति दे रहा है कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो अनेक रोड़े आएंगे, अनेक कठिनाइयाँ आएंगी। जिस प्रकार झरना जब आगे बढ़ता है तो चट्टानें आती हैं, पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं और वह टकराता हुआ आगे की ओर निकल जाता है। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन में भी तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं और जो युवक है, जो शौर्यवान व्यक्ति है, जो कर्मठ व्यक्ति है, वह आगे की ओर निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसमें अनुप्रासिक छटा दर्शनीय है। भाषा में प्रवाह और सहजता देखते बनती है। बहुत यह ओजपूर्ण रचना है। कविता का तीसरा अंश देखते हैं। निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। अरे चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है, रुक जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो। झरना का ये संदेश है, निर्झर का बहुत बड़ा संदेश है कि आगे की ओर बढ़ते चलो। जिस प्रकार से झरना आगे की ओर बढ़ता है, उसी तरह से वह पूरी मानवता को संदेश देता है कि आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें आगे देखना है। और यौवन कहता है बढ़े चलो। इसी तरह से यौवन में एक उत्साह होता है, एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा के साथ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। सोचो मत क्या होगा चलकर। आप कभी मत सोचना कि आगे क्या होगा, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। इसमें कवि बताना चाह रहा है कि जीवन ही गतिशीलता है, चलना है, केवल चलना है। तुम्हारा काम केवल आगे की ओर बढ़ते रहना है। यह जीवन ही चलने का नाम है। और अगर तुम मरे, रुके, तो समझो अगर तुम रुक गए तो तुम मर जाओगे। और निर्झर यही हमें संदेश भी देता है। जिस प्रकार झरना बिना रुके गति से आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मानव को भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। झरना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ठीक इसी प्रकार प्रकृति की इस सीख को तुम भी धारण करो और अविरल आगे की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जीवन में यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। वास्तव में जीवन में यौवनावस्था में ऊर्जा अधिक होती है, उत्साह बहुत कुछ होता है, कुछ कर गुजरने की अभिलाषा होती है। यदि हम चुनौतियां लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम चुनौतियों का सामना नहीं करते तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और चुनौतियों का सामना जब हम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। झरना हमें निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। रुकना मृत्यु की गतिहीनता का सूचक है। वास्तव में गतिशीलता ही जीवन है। इस बात के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि ने दृष्टांत दिया है झरने का और यौवन से झरने की तुलना की है। तो इसमें लयात्मकता है, भाषा में प्रवाह है और पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार के माध्यम से अपनी बात कही है। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, जरा इस पर हम लोग विचार करें।
वास्तव में कवि ने जीवन की समानता झरने से की है। जिस प्रकार झरना विभिन्न बाधाओं को प्राप्त करता हुआ कभी पर्वतों से तो कभी घाटियों से टकराता है, कभी समतल मैदान में तो कभी किसी वन के पेड़ों से टकराता है, वह निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं, क्योंकि गतिशीलता ही उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन भी है। जीवन में संघर्ष आएंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, उसका मनुष्य सामना करता हुआ जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है। गतिशीलता ही उसका जीवन है। अगर वह रुक गया, अगर उसकी गति रुक गई, तो आप निश्चित मानिए कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतः झरना मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब कवि ने इस कविता के प्रारंभ में पंक्ति दी है कि सुख दुख के दोनों तीरों से। कवि का क्या आशय है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। झरना के दो किनारे हैं, सुख और दुख। तीरों माने किनारों। एक तरफ सुख किनारा है, एक तरफ दुख किनारा है। इसी प्रकार सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का आशय है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी दो किनारे हैं। इससे संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। जहाँ सुख जीवन में आनंद और हर्ष का संचार करते हैं, वहीं दुख मनुष्य में दृढ़ता का भाव भरता है, उसे मजबूत बनाता है। दुख आना भी आवश्यक है। दुख जो है मनुष्य को मजबूत बनाता है। विपत्तियों में मनुष्य उन मानवीय मूल्यों से अपने चरित्र और व्यक्तित्व को गढ़ता है जिससे वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। मानव जीवन में दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि ये उसे जड़ नहीं होने देते, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भाव बोधों से जुड़ता है। कैसे? वास्तव में झरना अपनी प्रकृति से मनुष्य को संदेश देता प्रतीत होता है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जिस प्रकार यह बाधाओं को पार करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी जीवन के मर्म को समझकर सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए जीवन संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, इसमें कवि का क्या आशय है? जीवन को कैसे और कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है। जिस प्रकार झरना अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करता आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ता रहता है। झरना मनुष्य को जीवन में हार न मानने, पीछे मुड़कर न देखने और सदैव गतिशील रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। तीन चीज़ें, एक तो जीवन में कभी हार न माने, पीछे मुड़कर न देखें और सदैव गतिशील रहें, इसकी प्रेरणा देता है झरना। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कैसे और कब बताया गया है। वास्तव में जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार गतिशीलता ही मनुष्य का जीवन है। गतिहीनता ही उसे मृत्यु के समीप लाकर समाप्त कर देगी। झरना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। कविता में बहुत ऐसी पंक्तियां आई हैं जो मानव मन को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, और दूसरी पंक्ति है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। और तीसरी पंक्ति है, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। और
चौथी पंक्ति है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर यह झर कर कह। इस प्रकार सुख और दुख के मनोभावों से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है। हमारे परिवेश में इन भावों की अनुभूति हमें होती है। ये भाव हमारे व्यक्तित्व के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, जरा इसमें चिंतन करके देखें। सुख और दुख हमें हमारे जीवन का मर्म समझाते और चरित्र को दृढ़ता प्रदान करते हुए व्यक्तित्व को एक नई पहचान देते हैं। जीवन में जहाँ सुख और आनंद और उल्लास का रंग भरते हैं, वहीं दुख या विपत्ति में मनुष्य के भीतर उन मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हैं जिससे प्रेरित हो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। धैर्य, दृढ़ता इत्यादि गुणों से उसका व्यक्तित्व जो है आलोकित होता है। कविता में यह साफ झलकता है कि झरना पहाड़ के अंदर भीतर से अंदर फूट कर विभिन्न बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। मानो जीवन भी ऐसा ही होता है या इससे कुछ भिन्न। वास्तव में झरना जिस प्रकार पहाड़ के अंतर से फूटकर विभिन्न बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, मानो जीवन भी ऐसा ही होता है। वह भी जीवन के अच्छे बुरे समय से जूझता है, दुखों, विपत्तियों, संघर्षों से जूझता, विजय प्राप्त करता वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य की प्रकृति है परिवर्तन, और परिवर्तन ही गतिशीलता को बनाए रखती है, अन्यथा वह जड़ हो जाता है। वास्तव में झरने के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा रचनाकार ने दी है इस कविता में, और झरने को एक रूपक के रूप में लेकर कवि ने एक दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से झरना आगे की ओर बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य की ओर को भी सुख दुख, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रखकर आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है, संदेश है।